हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज के इस सेशन में मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 एग्जामिनेशन, जो एग्जाम आपका 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में कराया गया था, कल ही इसकी आंसर की आई थी, इसके टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज। टोटल अगर हम देखें यहाँ पे तो 23 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था आपका। एक शिफ्ट में मैथ्स के लगभग 25 क्वेश्चन थे, तो 575 क्वेश्चंस में से सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही यहाँ पे ऐसे हैं जो कराने लायक है, बाकी जनरली इजी थे। ठीक है, अगर मैं एसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए चलूं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम एक बार देख लेंगे, जिससे कि अगर फ्यूचर एग्जाम्स में से इनमें से कोई टाइप रिपीट होता है तो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस का लेवल ठीक है, उसके बाद के क्वेश्चंस थोड़े इजियर साइड ही हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल पेपर इसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता, तो एक बार ये सारे क्वेश्चंस करके देखिएगा। ठीक है, इसे एक प्रैक्टिस सेट की तरह ले सकते हैं एसएससी के बच्चे कि हाँ 25 क्वेश्चन हैं, या तो आप एक टीयर 1 का हार्ड मॉक मान के चलिए, या फिर टीयर 2 में एक प्रैक्टिस सेशन मान के चलिए। इस सेशन को लीजिए और सारी चीजें देख लीजिए। बाकी आरबी एप्लीकेशन पे कंप्लीट तैयारी आप ऑफिसर बैच के साथ कर सकते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सारी शिफ्ट की कंपाइलेशन मैंने आपको ऑफिशियल फॉर्मेट में, मैथ्स की अलग से सेक्शनल, रीजनिंग के अलग से, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की वन लाइनर फॉर्मेट में पीडीएफ, मॉक फॉर्मेट में पीडीएफ, और करंट अफेयर्स के भी इसके सारे क्वेश्चन सेपरेट करके वन लाइनर और मॉक फॉर्मेट में टेलीग्राम पे डाल दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके आप देख लेना। और आपको ये जो रेलवे के अभी रिसेंटली और एग्जाम हुए, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई, एलपी, इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ के साथ इनके बेस्ट क्वेश्चन इन सभी एग्जाम्स के भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको आरबी की वेबसाइट पे, जिस रेलवे एग्जाम बेस्ट क्वेश्चंस करके, उसमें ये सारी वीडियोज अवेलेबल है। और बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, वीडियोज में लेटेस्ट में दिख जाएगी आरपीएफ, एसआई की और भी एग्जाम्स है, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं लेटेस्ट एग्जाम की, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे, वो सारे मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे वीडियोज के माध्यम से। ठीक है, तो एक प्लेलिस्ट है लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चंस, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप और भी प्लेलिस्ट है जो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें क्रैश कोर्सेज वगैरह बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस मुझे ओवरऑल सबसे अच्छे लगे, तो इसलिए मैं मेंसुरेशन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरे पास ये है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल एज इट्स साइड इज 1081/3% मोर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कहता है मेरे पास एक आयत है, रेक्टेंगल है, जिसकी कुछ लेंथ रही होगी और उसकी कुछ ब्रेथ रही होगी। इसके डायगोनल को एज अ साइड मान के अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं, तो जो उसका एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया से इतने प्रतिशत ज्यादा है। तो मैं कहूंगा सर डायगोनल क्या होता है एक आयत का, रेक्टेंगल का, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो ये साइड हो गई किसकी, स्क्वायर की। और अगर इसके एरिया की बात करूं तो एरिया हो जाएगा मेरे पास साइड का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। और रेक्टेंगल की बात करूं, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 1081/3 अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 324 प्लस 1, 325/3%, मतलब 325 डिवाइडेड बाय 3, और परसेंट को हटाऊंगा तो 2 जीरो लग जाएंगी। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ पे अगर 25 से काट देंगे तो 13/12। तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर 12 रेशियो है तो स्क्वायर का एरिया 13 ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 13 25, और यहाँ पे आ जाएगा 13 रेशियो। क्या यही चीज मुझे दे रखी है पहली इक्वेशन से? आगे बढ़ते हैं। जो परिमाप है, जो पेरीमीटर है आयत का, रेक्टेंगल का, वो 28 दे रखा है। तो पेरीमीटर ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ये वाली वैल्यू अगर 28 है तो मेरे को ये भी समझ में आया कि लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 14। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेंथ माइनस ब्रेथ का मान मुझे यहाँ पे बताना होगा। अगर मैंने मान लो कि लेंथ बड़ा है मेरा ब्रेथ से, तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बताइए फटाफट से। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूं, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। क्या मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे L माइनस बी चाहिए, मुझे लेंथ की इंडिविजुअल मान, ब्रेथ का इंडिविजुअल मान नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2LB हो गया। क्या मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं यहाँ पे? अब अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया तो आप कहेंगे सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 12b, ये किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, पहले कंपोनेंट एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस। ऐसे ही सेम काम यहां पे करेंगे। 25 है, इसके अंदर अगर मैं ये तो सॉरी डिनोमिनेटर में 12 था, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 12 इंटू में 2 है, तो ये 24 25 में ऐड करूंगा, लिख देता हूं एक एक स्टेप जिससे कि समझने में दिक्कत ना आए, और 25 में से 24 को मैं घटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मेरा l प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये l माइनस बी का, तो मैं इसे l प्लस बी डिवाइडेड बाई l माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये वाली वैल्यू 49 डिवाइडेड बाय 1 आ गई। अब मुझे देखो ये l प्लस बी भी पता है, मुझे बस ये वाला मान निकालना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। l प्लस बी, देखो यहां पे स्क्वायर रूट लगा दूंगा, तो l प्लस बी मेरे पास 7 है डिवाइडेड बाय l माइनस बी, ये स्क्वायर रूट लगाने के बाद ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 14 है, सॉरी ये वाली वैल्यू 7 के बराबर बचेगी, 7 से काटूंगा 2, तो l माइनस बी का मान कितना आ गया, 2। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करने का यही हो सकता है। ठीक है, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अगर आपको पता है वो लगाओ, अपना क्वेश्चन आसानी से निकाल लो। ठीक है, a बाय बी इक्वल्स टू अगर c बाय डी दे रखा हो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ये बराबर होगा c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। मैंने यही चीज लगाई है, ये रिजल्ट यूज किया है यहाँ पे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगले सवाल पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कहता है एक सिलेंडर कैविटी है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर और डेप्थ 2 सेंटीमीटर है, ये एक एंड पे बनाई गई है दूसरे सॉलिड सिलेंडर के जिसका रेडियस 5 और हाइट 7 है, तो हमें बताना सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। अब मेरे पास, मैं मान लेता हूं एक बड़े वाला सिलेंडर है मेरे पास, अगर मैं इसे पूरा ड्रॉ कर दूं तो इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और इसकी हाइट दे रखी है 7। अब इसमें हमने एक सिलेंड्रिकल कैविटी बनाई जिसका हमारे पास रेडियस दे रखा है 3 और इसकी हाइट दे रखी है हमें 2। तो हमें बताना जो रिजल्टिंग सॉलिड बनेगा उसका सरफेस एरिया क्या हो। तो सरफेस एरिया अगर मुझे बताना है टोटल, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो ये बड़े वाला है मेरे पास, जो बड़े वाला सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस का एरिया क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, यही होगा। लेकिन अब आप ध्यान देना, यहां पे मैं छोटी सी चीज आपको समझाने जा रहा हूं। जो ये वाला रीजन है, ये वाला, तो जब मैंने कैविटी खोद दी ना ऊपर वाले ब्लेड वाले सिलेंडर में, ये सिलेंडर खोद दिया मैंने, तो ये वाला रीजन तो मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये वाला एरिया मुझे सर्कल का घटाना पड़ेगा क्योंकि ये काउंट नहीं होगा ना, यहाँ पे तो कैविटी जाएगी, यहाँ पे पेन अंदर डालूंगा तो डला चल जाएगा अंदर ऐसे ही। लेकिन ये हटेगा, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे भी तो एक बेस बनेगा, तो ये वाला एरिया मेरा ऐड हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर घटा और पाई स्क्वायर बढ़ गया, तो नेट चेंज तो क्या आया मेरे पास, 0 आ गया ना। जो ये एलिमिनेट करना था यहां पे ऐड करूंगा तो नेट चेंज खत्म हो गया इसका, तो जो मेरा फाइनल सरफेस एरिया होगा उसमें ये पूरा का पूरा है। इसके अलावा मुझे और क्या मिलेगा, इसके अलावा मुझे मिलेगा ये वाला पोर्शन, ये और ये, और ये क्या है, ये तो कर्व्ड सरफेस है किसका, अंदर वाले सिलेंडर का। तो मैं इसमें कह सकता हूं ये हो जाएगा +2 पाई स्मॉल आर इंटू में एच। समझ में आ गया हो तो फटाफट से आंसर करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है इसका, पाई की टर्म्स में बताना है तो और बीजी है, तो पाई को एज इट इज रख लो। कैपिटल आर मेरा 5 है, ये 5, ये मेरे पास हाइट दे रखी है 7, और ये मेरे पास 3 है, और ये मेरे पास 2 है। वैल्यू पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। मेरे पास 10 और 12 120 पाई तो ये हो गया, और 6 दूनी 12 12 पाई ये हो गया, तो टोटल हो गया 132 पाई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या हुआ है। अगले सवाल पे चढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में बस सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी चीजें आराम से हो जाएंगी। अब जैसे ये वाला सवाल है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बहुत बच्चे सिली मिस्टेक करके आ गए होंगे एग्जाम में। कहता है एक सिस्टम है जो 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, और इसके अंदर वाटर 1.51 मीटर 45 सेंटीमीटर डेप्थ तक है, तो हमें बताना है टोटल एरिया क्या होगा वेट सरफेस का। ठीक है, अब जो सिस्टम है वो मेरा जनरली इसी तरीके का होता है, क्यूबॉइडल शेप का होता है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूं, ये यहां से
ये यहां से ऐसे मिला देते हैं, ये यहां से मिला देता हूं, और ये, अब आपको सिस्टम ये दिख रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, इसका बेस रीजन हो गया। ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, जिसे लेंथ और ब्रेथ कह सकते हैं। और ये मेरे पास, इसमें जितना भी पानी डालूंगा वो इसकी हाइट हो जाएगी। अगर मैं इसके अंदर पानी डालता हूं तो चलो, मैंने यहां से लेके यहां तक इसके अंदर क्या कर दिया, पानी भर दिया। लाइन से ही बना लेते हैं। ये मैंने इसके अंदर पानी, यहां से ये सारे रीजन में क्या कर दिया, पानी भर दिया। तो इसने हाइट जो अटेन करी वो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर करी। तो ये पानी वाला हटाता हूं, यहां से लेके यहां तक की हाइट 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1.25 मीटर लिख सकते हैं। हमें बताना है कितना सरफेस एरिया यूज हुआ, या कितना वेट सरफेस बताना है क्या होगा। अब यहां पे जो कैच है ना इस क्वेश्चन में वो ये है कि भाई अगर मैं सिस्टम बना रहा हूं तो ये एक मेरे पास एक सरफेस है नीचे बॉटम पे, चारों दीवार जो लगेंगी वो सरफेस है, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये सरफेस नहीं है, ये तो हवा है ना, सिस्टम खुला हुआ सिस्टम होगा तो यहां से तो हवा आ रही होगी, यहां पे कोई सरफेस टच नहीं हो रहा, नो सरफेस। ये वाले रीजन में कोई सरफेस नहीं है, बाकी जगह पे सरफेस है, मतलब चारों वॉल्स पे सरफेस आ रहा है और बॉटम पे सरफेस आ रहा है। तो जो मेरा एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2HL प्लस बी, और एरिया ऑफ बेस होता है मेरे पास लेंथ इंटू में ब्रेथ। सोल्व कर लो, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। हाइट मेरी है 1.25, तो 2 इंटू 1.25 करूंगा तो 2.5 आ गया। लेंथ प्लस ब्रेथ करूंगा तो 6 और 4 10 हो गया मेरे पास, और लेंथ इंटू में ब्रेथ 6 इंटू में 4, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 24। तो क्या आंसर आया, 25 प्लस 24 दैट इज 49। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया। तो आपको ये टॉप वाला सरफेस यहां पे नहीं लेना था, ठीक है। इसी तरीके से मेंसुरेशन के बहुत अच्छे अच्छे सवाल एमटीएस 2024 में भी पूछे गए। एमटीएस के बेस्ट 25 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, उसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चंस नहीं कराए थे मैंने, उसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जल्दी में, तो उसके लिए वेट कीजिए, दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड वीडियो। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास एक सॉलिड रबर है, रबर का स्फीयर है जिसका वेट हमें 6 kg दे रखा है, और इसका डायमीटर हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं इसका रेडियस मेरे पास अगर मैं बनाने जाऊं तो ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर हो सकता है। इस मटेरियल को यूज करते हुए हमने क्या बनाया, होलो स्फीयर बनाए जिसका आउटर डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर स्फीयर कुछ, होलो स्फीयर कुछ इस तरीके से है, उसे मैंने ब्रेक करके यहां पे दिखा दिया कि अगर यहां से आउटर डायमीटर 18 है और इनर डायमीटर मेरे पास क्या है 12, तो रेडियस में लिख लेता हूं, ये रेडियस 9 है और ये 12/2 करूंगा तो ये वाला यहां से लेके यहां तक ये 6 है। तो आप मुझे बताओ कि इसका वेट क्या होगा। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है ये। देखो जब सेम मटेरियल को मैं यूज कर रहा हूं, यहां पे ये नहीं कह रहे कि उस वाले स्फीयर को पिघला के हमने ये बना दिया, या जो जितनी क्वांटिटी इसमें लगी है वही क्वांटिटी इसमें लगा दी, ऐसा नहीं कह रहे। इसका जो मटेरियल है सेम मटेरियल इसमें यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या चीज यूज होगी, आप कहेंगे सर डेंसिटी, क्योंकि वेट किससे डिसाइड होगा, वेट होता है मेरा मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी क्या होती है मेरी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो अगर मटेरियल सेम यूज हो रहा है तो उसकी डेंसिटी दोनों में क्या होगी, बराबर होगी। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो इसका होगा वही सेम इसका रहेगा। अब हमें यहां पे क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो मैं कह सकता हूं इसका मास m1 है, इसका वॉल्यूम है v1, दूसरे वाले का मास है m2, वॉल्यूम है v2। इन दोनों को इक्वेट करके अपने क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लेंगे। पहले वाले स्फीयर का मास है 6, इसकी डेंसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम कितनी होगी मेरे पास, डायमीटर अगर 6 दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो रेडियस है 3 तो r क्यूब। वैसे ये 4/3 पाई मुझे पता है कट जाएगा, फिर भी समझाने की दृष्टि से मैंने लिखा है, बाकी जरूरत नहीं थी। हमें बताना है जो मैंने सेम मटेरियल को यूज करके ये होलो स्फीयर बनाया है इसका मास क्या होगा, तो m2, और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, आप कहेंगे सर 4/3 पाई
अब बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस अंदर वाले की 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल आर है मेरा 9 का क्यूब और यहां पे है मेरे पास 6 का क्यूब। क्या यही चीज निकल के आएगी? अब क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। आप देखेंगे यहाँ पे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब देखो 3 का क्यूब है, यहाँ पे 3 इंटू 3 का क्यूब है, यहाँ पे 6 का क्यूब है। तो अगर इस वाले को सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं 3 क्यूब को कॉमन ले लूंगा, 3 इंटू 3 9 होता है तो अंदर बचेगा 3 क्यूब, और यहाँ पे 3 इंटू 2 6 होता है तो यहाँ पे बचेगा 2 का क्यूब। क्या यही वैल्यू आएगी? 3 क्यूब से अगेन 3 क्यूब कट जाएगा, मेरे पास ये वाला वैल्यू कितना बचा? 27 माइनस 8 करूंगा तो ये वाली वैल्यू आ गई 19। 19 इंटू में 6, 19 इंटू में 6 कितना होता है? 114 होता है। और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया? बढ़िया सवाल था। एग्जाम में ऐसा रिपीट होगा तो कर लोगे ना, मेंस में, सीजीएल में, या फ्यूचर कोई भी एग्जाम दोगे। अब हम स्टेटिस्टिक्स के सवाल पे आते हैं। कुछ सवाल रिपीटेटिव है, एक सवाल थोड़ा सा ऐसा है कि आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, और उस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे करना है बिना कंफ्यूजन में वो भी बताऊंगा। कहता है सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डेटा सेट दिस मीन से निकालें तो क्या होगा। मतलब क्या है, मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, इसका मीन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन से अगर डेविएशन निकालूं तो सभी डेविएशन का सम क्या होगा? अरे भैया, डेविएशन ऑफ सम ऑफ डेविएशन, अगर किसी भी डेटा का उसी के मीन से निकालें तो वो हमेशा 0 होता है। ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। तो क्वेश्चन देखते ही आपको बी मार्क करना है, डेटा कुछ भी हो। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, मैंने मान लो डेटा ले लिया, एक ले लिया 2, एक ले लिया मैंने यहाँ पे 4 और एक ले लिया 6, ठीक है। अगर आपको इसका सम ऑफ डेविएशन बताना है तो क्या होगा? आप कहेंगे सर मीन निकालेंगे तो पहले इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास ये आ जाएगा, सम करूंगा तो 12 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 12 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यूज है ना, तो मीन आ जाएगा 4। अब 4 से इनका डेविएशन निकालूंगा तो आप कहेंगे सर इसमें 2 में से 4 को घटाया तो -2, 4 में से 4 घटाया 0 और यहां पाएगा +2। इन सबका सम कर दूंगा सम ऑफ डेविएशन का, तो ये तो 0 आएगा ना। तो कोई भी मेरे पास डेटा सेट हो उसके अंदर ये चीज होल्ड करती है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। कोई भी डेटा हो तो इसको करना नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा, चुटकी मोड़ आओगे आप। मेरे पास ये आता है कि जो मोड है ना एक डेटा का, वो मीन से 16.2 ज्यादा है। तो हमें बताना है कि मोड कितना मीडियन से एक्सीड करेगा यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा है। मोड क्या होता है? 3 मीडियन -2 मीन। हमें क्या दे रखा है? यहां पे हमें दे रखा है कि मोड मीन से 16.2 ज्यादा है, और हमें बताना है मोड कितना ज्यादा एक्सीड करेगा मीडियन से। तो देखो एबीसी थोड़ा सा कंफ्यूज करता है हमें, तो मैं मोड को ए मान, मतलब एम आ रहा है ना तीनों में, तो मोड को ए मान लिया, मीडियन को बी मान लिया और मीन को सी मान लिया, ठीक है। तो यही इक्वेशन बनी मेरे पास। हमें यहाँ पे ए माइनस सी ये दे रखा है 16.2, और हमसे पूछ लिया गया है कि ए माइनस बी का मान बताओ। अब देखो वैसे तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व पुट करें कि देखो यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी पूछा है, ठीक है। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? सी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां से आप सी का मान निकालेंगे ए की टर्म में, तो आप कहेंगे सर सी हो जाएगा मेरे पास ए माइनस 16.2, और यहां पे आप पुट कर दोगे सी को ए माइनस 16.2, तो आपका डिजायर्ड आंसर ए माइनस बी मिल जाना चाहिए, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, आराम से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये तो हो गया बेसिक तरीका। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहूं तो डायरेक्ट कैसे करूंगा भाई? स्मार्ट लोगों के तरीके स्मार्ट होने चाहिए। तो डायरेक्ट तरीका मेरा क्या होगा? मेरे पास क्या है? एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, सारी चीजें बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। 2 इक्वेशन, कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से भाई कुछ भी मान सकता हूं। तो एक वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मानना है तो किसी भी चीज को आप एलिमिनेट कर दो अपनी मर्जी से, ठीक है। क्या मैं यहां पे सी को एलिमिनेट कर दूं? सी बेकार में परेशान कर रहा है ना, यहां पे माइनस में आ रहा है, इधर भी माइनस में आ रहा है, तो मैं कहता हूं भैया सी को कर देते हैं 0। अगर सी 0, एक्चुअली में सी का मान 0 नहीं है, ये हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कर रहे हैं।
अगर सी 0 कर दिया तो ये एलिमिनेट हो गया, मेरे पास आया a इक्वल्स टू 3b। यहां पे मेरे पास c को 0 कर दिया तो a का मान मेरे पास किसके बराबर आया, 16.2 के बराबर आया, और मुझे निकालना क्या है, a माइनस बी। तो a अगर 3b के बराबर है तो 3b माइनस बी, मुझे 2b का मान बताना है। अब क्वेश्चन देखो खत्म हो गया। आप कहेंगे सर 3b 16.2 के बराबर है तो b का मान 16.2 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 5.4, और हमें यहाँ पे 2b का मान बताना है तो 2 इंटू में 5.4, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10.8। क्वेश्चन खत्म हो गया या नहीं हो गया, हो गया। कुछ नहीं करना इस तरह के सवालों में, डायरेक्ट आप ऐसा आंसर निकालो वैल्यू पुटिंग मेथड से। बेसिक से मैंने बताया, सब्स्टिट्यूट करोगे, इधर पुट करोगे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। अगला सवाल हमारे पास इसी तरीके का सवाल है, कहता है मीडियन कितना कम है मोड से, मीडियन मीन से कितना ज्यादा होगा ये बता दो। तो मैं कहूंगा हमारे पास इक्वेशन है a इक्वल्स टू 3b माइनस 2c। हमें मोड माइनस मीडियन दे रखा है कितना, 24.12। हमें बताना है b माइनस सी, मीडियन माइनस मीन क्या होगा। अब फिर से क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, अब क्या चीज 0 कर दें, अगेन दो इक्वेशन दो वेरिएबल। मैं b को 0 कर दूं इस बार, या सी को 0, ये है ना मेरे पास, मेरे पास अगेन क्या है, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो एक काम करता हूं इस बार b को 0 कर देता हूं। अगर b को 0 कर दिया तो मेरे पास a इक्वल्स टू माइनस 2c आ गया, और यहां पे a इक्वल्स टू b को 0 करते ही ये बराबर हो गया 24.12 के। ठीक है, माइनस में जा रही है वैल्यू, उस पर ध्यान मत दो। हमें वैल्यू किसके लिए निकालनी है, b को 0 कर दिया तो माइनस c का मान बताना है क्या होगा। तो यहां पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस सी मेरे पास कितना आ गया, 12.06। यही किस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्लियर। तो अलजेब्रा जो आपने पढ़ा वो अलग अलग जगहों पे यूज होता है, उसे यूज करना आपको सीखना होगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था, पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर क्यू आर पैरेलल है पी एस के, और आगे हमें पी आर इक्वल्स टू आर एस भी दे रखा है, तो हमें इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरेलल साइड मेरे पास क्या है, क्यू आर और पी एस। तो मैं ट्रेपीजियम बनाऊंगा। ट्रेपीजियम मेरा कुछ इसी तरीके का होता है, जनरली ऐसा सा ही हम ट्रेपीजियम बनाते हैं। क्यू आर पैरेलल है पी एस के, तो पी क्यू आर और एस ऐसा बनेगा, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई साइड्स। पी आर इक्वल्स टू आर एस। अब पी आर इक्वल्स टू आर एस बनाना है, तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो फिगर की सिमेट्री थोड़ी सी बिगड़ जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसे ऐसे बना लूं तो भी ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मेन काम क्या होता है कि सामने वाली साइड्स मेरी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये दोनों साइड पैरेलल है। तो अब मैंने अगर इसे पी क्यू आर एस करा तो हमारे पास यहाँ पे पी आर को इक्वल करना है आर एस के। तो अब मुझे दिख रहा है कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल पी क्यू आर 96, ये वाला कोण 96 दे रखा है। क्यू पी आर ये 34 दे रखा है। हमें बता रहा है पी आर एस, ये वाला कोण बता रहा है। ठीक है, अगर फिगर आपने सही बना दी ना, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं है। ये फिगर बनाना ही थोड़ा मुश्किल काम था कि गड़बड़ हो जा रही थी फिगर में। अगर मैं यहां पे सोल्व करता हूं तो देखो ये दोनों साइड इक्वल, तो मुझे पता है ये वाला ये और ये वाला एंगल इक्वल। ठीक है, अब मेरे पास मान लो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल, तो ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या आ गया, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। दो पैरेलल लाइन है, बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, सॉरी। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब मेरे लिए काम खत्म हो गया। हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा। इस वाले ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल का योग 180 है तो ये 180 माइनस 2 थीटा होगा। थीटा यहां से निकल जाएगा इस ट्राइंगल से। तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो इसका और इसका सम कितना है, 130। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, और ये वाली वैल्यू हो गई 50। अगर थीटा 50 हो गया तो यहाँ पे पुट कर दो 100, 180 में से 100 को हटाऊंगा तो 80। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। फिगर आपको ध्यान से समझना है, जरूरी नहीं है ट्रेपीजियम आपको सारे ऐसे ही दिखे।
ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रेपीजियम क्या होता है, वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो साइड पैरेलल हो। तो दो साइड अगर पैरेलल बना दी ना मैंने, तो ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, दो साइड बस पैरेलल होनी चाहिए। अगला सवाल हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। तो पैरेललोग्राम तो मेरा ऐसा होता है, A B C एंड D। जो AD और AC, ये AC है, ये AD है, इनके मिड पॉइंट्स कुछ रहे होंगे। इनके मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसकी लेंथ हमें दे रखी है 2 है। पेरीमीटर पैरेललोग्राम का 26 है, तो हमें बताना है लेंथ ऑफ AD ये क्या हो। देखो, ये मेरे पास अगर लेंथ होता है तो ये ब्रेथ होता है, और मैं पैरेललोग्राम का कहता हूँ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, या साइड क्या तो लेंथ ब्रेथ हम रेक्टेंगल के लिए यूज करते हैं। तो इसे A और B ले लो, ये A है और ये B है, तो यहाँ पे ट्वाइस A प्लस B हमें दे रखा है 26, तो A प्लस B कितना आ गया 30। एक तो ये चीज हो गई। इसमें हमें ये 2 दे रखा है, तो हमें बताना है AD का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा। अगर आप ध्यान देंगे, ये मेरे पास A है, ये इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूं, एक ट्राइंगल के अंदर अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई जाए, तो उस केस में जो ये मिडल जो लाइन होती है इसकी लेंथ होती है वो आधी होती है इस वाली लेंथ के, मतलब जो A होगा ना ये ट्वाइस इंटू में 2, इसका मान आ जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, ये किस तरीके से निकलता है, आप कहेंगे सर ये मेरे पास 1 है, ये वाली साइड 2 है, 1:2 हो गया, ये 1 है, ये वाली साइड 2 हो गई, 1:2। ठीक है, तो छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर आ जाता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ SAS। दो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, और ये वाली साइड मेरी क्या हो गई, कॉमन हो गई। ठीक है, तो मेरे पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड का रेशियो 1:2 चल रहा है, तो ये 2 है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 4 प्लस B किसके बराबर हो गया, 13 के बराबर हो गया। तो B का मान मेरे पास कितना आ गया, 9 आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। इस टाइप का सवाल SSC में भी कई बार पूछा जा चुका है, और मैंने मॉक्स में भी आपको दिया है। अगर आपको याद हो, मेरे पास कहता है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें BD परपेंडिकुलर है AC पे, तो ABC BD परपेंडिकुलर हो गया AC पे। DBC 54, ये कौन 54 है, E पॉइंट है BC के ऊपर, सच दैट एंगल CAE CAE, ये वाला कौन हमें दे रखा है 34। हमें मान बताना है AEB का, AEB ये वाला कौन हमें बताना है। कैसे करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखेंगे यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 34 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा 90 माइनस 34। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा तो ये भी 90 माइनस 34 हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि इन दोनों का सम 90, तो 90 में से 34 घटाऊंगा तो ये वाला एंगल, ये 90 माइनस 34 आ गया फिर से। और हमें ये वाला कौन बताना है, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 90 माइनस 34 निकालोगे तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 56। 56 प्लस 54 ये हो गया 110, ये होगा 180 माइनस 110, आंसर आ गया 70। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास, एक मैप में 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, स्केल दे रखा है 1:6 लाख। तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा। ठीक है, अगर आप इंडिया का मैप भी बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो मेरे पास ये है दिल्ली, और ये है मेरे पास कन्याकुमारी।
उस पे एक पॉइंट ले लिया मैंने दिल्ली और कन्याकुमारी पे मैप में। तो जब आप मैप देखते हो छोटा सा ही होता है ना, तो एक्चुअली में वो जो डिस्टेंस दिखा रहा होता है वो एक्चुअल तो होता नहीं, एक्चुअली में तो हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस होता है जिसे हम कुछ ही सेंटीमीटर्स में नाप पाते हैं। तो मैप का स्केल यही होता है। वो कहता है कि मैप में हमने स्केल कुछ इस तरीके से करा है कि हमारे पास ना ये 1:6 लाख है, और यहां पे अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो आप बताओ एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा। तो 1:6 लाख का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 6 लाख जो डिस्टेंस है उसे मैं 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करता हूं। और यहां पे अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसका मतलब यह है कि 6 लाख सेंटीमीटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर से। तो यहां पे अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो उसे कितने से एक्चुअली में वो कितना डिस्टेंस रहा होगा, आप कहेंगे सर 5 इंटू में 6 लाख सेंटीमीटर, तो 6 और उसके बाद 5 जीरो है। अब देखो 1 लाख सेंटीमीटर या फिर 10 की पावर 5 सेंटीमीटर ये किसके बराबर होता है, ये 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो हमें किलोमीटर में बताना है ना, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा 5 इंटू में 6 किलोमीटर, और ये वाली वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चले आगे। क्वेश्चन में कहता है ए बी के प्लस 3 के बराबर है, बी सी मेरा 2k के बराबर है, ए सी इसके बराबर है। तो हमें बताना है कि के का मान क्या होगा कि बी ए सी पे लाई करता है। तो मैंने कहा चलो लाइन ही बना लेते हैं। मैंने कहा ये मान लेता हूं ए, ये मान लेता हूं सी, और बी को भी इसी के ऊपर लाई करा देता हूं, तो बी हो गया ये। अब वो देख लेते हैं कि क्या चीज बन रही है। ए बी मुझे दे रखा है के प्लस 3, बी सी मुझे दे रखा है 2k, और मेरे पास ए सी दे रखा है 4k माइनस 5। तो भाई ये बी अगर ए सी पे लाई करेगा तो मैं कह सकता हूं ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के, तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगा। अगर बी यहां कहां होता तो इसका और इसका सम कभी भी इसके बराबर नहीं होता। तो इसे इक्वेट कर दो, k प्लस 3 प्लस 2k दैट इज 3k प्लस 3, ये आ गया 4k माइनस 5 के बराबर। और यहां पे सोल्व करेंगे तो 4k माइनस 3 के बचेगा, 5 प्लस 3 हो गया 8। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। टाइप्स ऑफ लाइन पे क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास कहता है कि a pair of linear equations is consistent then the lines will be। इस तरह के बहुत सारे सवाल CGL प्री में पूछे गए, CHSL प्री में पूछे गए, कई बार करा चुका हूं। तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अगर मेरे पास दो इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसे a1x b1y और c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो उस केस में हम क्या क्या कंडीशंस निकालते हैं। हम कहते हैं a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। ये कब होता है हमारे पास, जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब एक ही ऐसी वैल्यू x और y की एग्जिस्ट करे जिसपे जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, और हम इसे बोलते हैं, जब हम इसे सॉल्व कर पाते हैं तो हम कहते हैं ये जो इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर मेरे पास यहाँ पे a1 बाय a2 बराबर हो जाए b1 बाय b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1 बाय c2 के, तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, ठीक है। जब हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो दो पैरेलल लाइंस दिखती हैं। इस केस में अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है। इस केस में हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। अगर मेरे पास a1 बाय a2 बराबर हो जाए b1 बाय b2 और ये हमारे पास बराबर हो जाए c1 बाय c2 के, तो हम कहते हैं यहां पे क्या करेंगी, कॉन्करेंट लाइंस। मतलब ये एक्चुअली में सेम इक्वेशंस होंगी, कॉन्करेंट लाइंस। मतलब एक लाइन जा रही है उसी के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, और ये भी कंसिस्टेंट ही होता है। मतलब ये कंसिस्टेंट का मतलब बस आप इतना समझिए कि ये और ये साथ में पॉसिबल है। क्या, ये और ये साथ में पॉसिबल है। नंबर लाइन पे अगर हम बनाते हैं तो ये दोनों चीजें साथ में पॉसिबल है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों चीजें फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई साथ में पॉसिबल नहीं है, तो पैरेलल लाइंस बनती है, कोई भी फिक्स सॉल्यूशन नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होता है। तो
अगर हमें दे रखा है कि कंसिस्टेंट है तो वो या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होगी। ये पूरा पूरा कंसेप्ट मैंने आपको यहां पे बताया। इसके लिए अलग से एक वीडियो भी डाल दी, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। आगे सवाल है हमारे पास, दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें बताना है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, कंकरेंट लाइन में हमारे पास यहां पे मैंने बताया पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। यहां पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, वन सॉल्यूशन। और कंकरेंट लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं हमारे। यहां पे अगर ये इक्वेशंस दे रखी हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे। आप कहेंगे सर इसे अगर मैं लिखूं 5x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और यहां पे मेरे पास 7x प्लस 4y इक्वल्स टू 18, इधर या माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो यहां पे लिखूंगा a1 बाई a2 क्या आ गया 5/7, ये माइनस 3/4 है, और ये मेरे पास माइनस 7/-18 है। ठीक है, साइन लगाओ। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं बराबर। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं बराबर। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, तो उसे कहेंगे वन सॉल्यूशन। नंबर सिस्टम पे बेस्ड कुछ अच्छे सवाल। एक सवाल था हमारे पास, ये सेट दे रखा है 61 से लेके 100 तक इसके अंदर नंबर है। सम बताना है ग्रेटेस्ट, सम ऑफ द सेकंड ग्रेटेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इस डेटा सेट में सबसे स्मॉलेस्ट जो सेकंड नंबर का प्राइम नंबर होगा और सबसे ग्रेटेस्ट सेकंड नंबर का जो प्राइम नंबर होगा उनका सम। तो प्राइम नंबर्स देखो इसमें क्या क्या आएगा। 61 मेरा प्राइम होता है, होता है। उसके बाद 62 नहीं होता, 63 नहीं होता, 64 5 नहीं होता, 67 होता है। तो सेकंड नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम मिल गया। अब पीछे से आ जाओ, 100 प्राइम नहीं है, 99 प्राइम नहीं है, 3 से कटता है, 98 नहीं है, 97 मेरा प्राइम होता है, होता है। फिर 96 नहीं है, 95 नहीं है, 94 नहीं है, 93 मेरा 3 से कट जाएगा, वो भी नहीं है, 92 नहीं है, 91 13 से कटता है, वो नहीं होगा, 90 और फिर आएगा मेरे पास 89, 89 भी क्या है? प्राइम है। तो सेकंड लास्ट से और सेकंड स्टार्टिंग से इन दोनों का सम अगर बताएं तो क्या हो गया? 156 हो गया मेरे पास, और यही सवाल का उत्तर है। जल्दबाजी में एग्जाम में करने में गलती कर देते हैं बच्चे, सेकंड की जगह डायरेक्ट फर्स्ट प्राइम और लास्ट प्राइम कर देते हैं सम, और आंसर गलत हो जाता है। अगला सवाल हमारे पास, ये क्वेश्चन में कहता है कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बता दो जो 400 और 430 के बीच में हो गए। मतलब बिटवीन लिखा है तो 400 भी इंक्लूडेड नहीं है, 430 भी इंक्लूडेड नहीं है। अब इसके बीच में प्राइम कौन कौन से होंगे भाई? अब ये क्वेश्चन देगा तकलीफ, क्योंकि नंबर्स तो आपको बहुत मिलेंगे लेकिन उनमें से कितने प्राइम एक्चुअली में कितने नहीं, ढूंढने में मुश्किल होगी, टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जाम में मिले तो लास्ट के लिए छोड़ देना। अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को करने की वो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। हम कहते हैं कोई भी नंबर अगर प्राइम होगा तो वो 6x प्लस माइनस 1 की कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर 6x माइनस 1 की कंडीशन को वो फुलफिल करता है तो मतलब कोई भी नंबर 6x प्लस माइनस 1 की फॉर्म में या तो वो प्राइम है या नहीं है, लेकिन प्राइम है तो इस कंडीशन में जरूर होगा अगर वो क्या है मेरा 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर है। तो अगर मैं 400 को कंपेयर करूं, 400 के नियरेस्ट 6 से कटने वाला नंबर कौन सा होगा? तो ये भी मैं डायरेक्टली बता सकता हूं। देखो 6 क्या होता है मेरा? 2 इंटू 3 होता है ना? तो मेरा नंबर 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी। 400 के आसपास 3 से कटने वाला नंबर जो 400 से बड़ा होगा, आप कहेंगे सर सम ऑफ डिजिट मेरा 3 से कटना चाहिए, 4 है 0 है, तो यहां पे सम ऑफ डिजिट 4 बना, तो इसमें 2 जोड़ दूंगा तो 402, ये क्या हो जाएगा? सम 6 बन गया, 3 से कट जाएगा, इवन है 2 से कट जाएगा, तो पहला नंबर तो मेरा जो होगा वो होगा 402। ये हो गया 6 से कटने वाला। अब इसमें प्लस माइनस 1 लिखना है तो नंबर आया 401 और यहां पर आया 403। मेरे साथ साथ ध्यान से चलते रहना, जो चीजें मेरे दिमाग में आई मैं लिखता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं, और फिर काटेंगे इनमें से कि कौन सा प्राइम नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे भाई, ऐसे अब इसमें 6 जोड़ते रहो क्योंकि 6 का टेबल लेना है ना। तो 408 414 420 426 और फिर 330 तक जाना है, तो 426 से आगे 432 जो 3 से कटेगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि 6x प्लस माइनस 1 की फॉर्म चाहिए। तो कौन कौन से नंबर चाहिए? मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था लेकिन मैं इसकी फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी मिस्टेक ना हो जाए आपसे लिखते टाइम। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां पे आएगा मेरे पास 40
7409, 413, 415, अभी एक एक लिख रहा हूं। आप कहेंगे सर 415 तो प्राइम नहीं है, आप क्यों लिख रहे हो? अभी काटूंगा। 419, 421 और मैंने कहा यहां पे 425 और 426, 427। तो जो प्राइम हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं? देखो ये तो होगा नहीं, ये तो ऑब्वियसली इवन नंबर है, सिर्फ 2 ही एक प्राइम नंबर है, तो ये तो होंगे नहीं। 6x प्लस माइनस 1 के जितने भी नंबर पॉसिबल थे वो मैंने यहां पे लिख दिए। अब इनमें से हमें काटना है कि कौन कौन से नहीं होंगे। एक तो आपको पता है जिसकी यूनिट डिजिट 5 आ जाए वो 5 से कट जाएगा तो प्राइम नहीं हो सकता, तो ये कट गया मेरा और ये वाला नंबर भी कट गया। अब मेरे पास 8 नंबर बचे, इनमें से बताना है। ऑप्शन में भाई देखो 6 भी दे रखा है, 4 भी, 3 भी और 5 भी, तो हो सकता है कि इनमें से 2 कटे, 3 कटे, 4 कटे, 5 कटे, और ये काटना बड़ा मुश्किल काम है। काटने में हम मैक्सिमम कहां तक चेक करेंगे, अब आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास यहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है, 430, इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि बिटवीन पूछा है, तो 429 हमारा एक मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन ये 6x प्लस माइनस 1 की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो हम 427 तक गए। ये तो हमें पता है प्राइम नहीं होगा। लेकिन देखो प्राइम नंबर क्या, जो अपने से कटे या तो खुद से घटेगा या 1 से घटेगा, है ना, वही मेरा प्राइम नंबर कहलाता है। 429 के आसपास इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो क्या होता है? आप कहेंगे सर ये होता है 441 और जो होता है मेरा 21 का स्क्वायर। अब ये चीज क्यों बता रहा हूं भाई, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो मुझे कहां तक चेक करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 441 पे मेरा क्या आ रहा है, 21 का स्क्वायर आ रहा है। अब कोई भी मुझे क्या होगा, या तो इसके आसपास अगर नंबर तक जाना है मुझे, या तो एक वैल्यू मेरे पास क्या होगी इससे छोटी और एक वैल्यू इससे बड़ी। जैसे मान लो मैं कह सकता हूं 20 इंटू में 22, ठीक है, तब जाके हम यहां तक पहुंचेंगे। या जो एक वैल्यू होगी मेरी इससे हमेशा छोटी होगी और दूसरी वैल्यू इससे बड़ी होगी, तब जाके लगभग मैं इसके आसपास तक पहुंच रहूंगा। या फिर आप ये समझे 441 21 इंटू 21 है, तो क्या 21 से बड़े वैल्यू से किसी अगर मुझे डिवाइड करना है, 441 को मुझे 21 से बड़ी वैल्यू से अगर डिवाइड करना है, 21 से करूंगा तो 21 टाइम्स जाएगा। अगर मैं इससे बड़ी वैल्यू से करूंगा 22 से, तो जो ये वाली वैल्यू आएगी क्या ये 21 से कम होगी या नहीं होगी? जब 21 इंटू 21 ये जा रहा है तो ये वाली वैल्यू में अगर मैंने कुछ बढ़ाया तो ये वाली वैल्यू में कुछ घटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो इसका मतलब जो मुझे मैक्सिमम चेक करना होगा वो 20 तक ही करना होगा, क्योंकि 21 तो ये इससे छोटा ही है हमारा नंबर। तो आप कहेंगे सर ये 20 होगा, ये 21 से कुछ बड़ी वैल्यू होगी अगर प्राइम नहीं है तो, फिर 19 हो सकता है, फिर ये कुछ होगा, फिर ये 18 हो सकता है, कुछ इस तरीके से होगा। क्या कुछ इस तरीके से ही वैल्यू चल रही होंगी? तो मुझे मैक्सिमम जो चेक करना है ये चेक करना है 20 तक, कि 1 से लेके 20 के बीच में कौन से नंबर किस किस नंबर से कट रहे हैं। जो कट जाएंगे उसे हटा देना है और जो नहीं कटेंगे वही मेरे क्या हो जाएंगे, प्राइम हो जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि 20 से बड़ी संख्या लोगे तो जैसे यहां पे बड़ा करा तो दूसरा 20 से छोटा ही लेना पड़ेगा ना मुझे, तो उसे बड़े वाले को देखने की जरूरत नहीं, हमें तो छोटे वाला देख लो फैक्टर। तो जो मैक्सिमम फैक्टर्स मुझे चेक करने पड़ेंगे कि 20 तक तो नहीं है इनमें से किसी का फैक्टर, वो देखना है। अब इनमें से भी हमें वो चीज, जैसे 2 के फैक्टर्स हमने एलिमिनेट कर लिए, हमने ऑड वैल्यूज लिए। जब मैं 6x प्लस माइनस 1 करता हूं तो मैंने 2 के फैक्टर, कोई भी नंबर मेरा इनमें से इस फॉर्म में 2 का मल्टीपल नहीं होगा, 3 का मल्टीपल नहीं होगा, अगर 3 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल नहीं होगा, और किसका, इसमें ये मल्टीपल हो नहीं सकते। तो इसके अलावा देखना है, जब प्लस माइनस 1 करूंगा तो 2 का मल्टीपल नहीं है तो सारे इवन हट गए, 3 का मल्टीपल नहीं है तो 9 के मल्टीपल भी हट गए, 6 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, 18 का मल्टीपल, 15 का, 12 का, ये सारे के सारे मेरे ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं उनसे हमें चेक करना है। बाकी 2 और 3 अगर मैं देख लेता हूं, 2 और 3 के अलावा प्राइम नंबर्स जो हैं बस उनसे मुझे वेरीफाई करना है इन सारे नंबर्स को। वो कौन कौन से नंबर्स होंगे? आप कहेंगे सर 5 से चेक करना होगा, 7 से, 9 प्राइम नहीं, 11 से, 13 से, 17 से और 19 से। अब इन सारे नंबर से मुझे इन सबको चेक करना है और बताना है कि जो कट गए वो हटाने, जो फिर भी रह जाए तो वो मेरे प्राइम होंगे। 5 से तो यूनिट डिजिट से मैंने पहले ही देख लिया तो हटा ही दिया, तो ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब 7 से बारी स्टार्ट होगी और इन सबसे मुझे ये सारे चेक करने पड़ेंगे। अब ये है टाइम कंज्यूमिंग टास्क। 7 से अगर मैं चेक करता हूं, देखो 401 को 7 से काटूंगा, 7 5 35, 51 बचेगा। तो मेरे पास यहां पे अगर जब मैं 7 से काट रहा हूं, मैं एक कलर के लिए एक पेन यूज करूंगा,
7 से काट रहा हूं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 बचेगा मेरे पास, है ना। तो ये वाली वैल्यू मेरी 7 से नहीं कट रही। अब ये रिमाइंडर जब 14 हो जाएगा मेरे पास या 7 हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू 7 से कट जाएगी, है ना। एग्जाम्पल समझाता हूं, अगर मेरे पास 14 है, मुझे पता है ये 7 से कटता है, अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो ये 21 भी 7 से कटेगा, इसमें 7 और जोड़ दूं तो फिर 7 से कटेगा। तो जब जब मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू एक्स्ट्रा 7 का मल्टीपल बनेगी तो वो नंबर कटना स्टार्ट हो जाएगा। अभी रिमाइंडर 2 है तो ये 7 से नहीं कट रहा, ठीक है। अब यहां पे इसका और इसका डिफरेंस, या फिर आप ऐसे देख लो डायरेक्टली कि मेरे पास यहाँ पे 399 7 से कटता है। अब इसका डिफरेंस 399 से आप निकालते हुए चलो, 403 है, 4 का आएगा, 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। या इतना रिमाइंडर में जाऊंगा तो आप और ज्यादा कंफ्यूज ही हो जाओगे। इससे बेटर है मैंने देख लिया कि भाई 400 के आसपास कौन सा नंबर है जो मेरा 7 से कटता है, तो 401 के आसपास। तो 7 से अगर मैंने इसे काटा तो मेरे पास 5 जज आएगा 35 और फिर बचा 51, फिर मैंने कहा ये 7 जज आएगा और ये आएगा मेरे पास 49, रिमाइंडर बचा 2, मतलब इसमें 2 घटा दूं तो मतलब 399 मेरा क्या करता है, 7 से कटता है। अब इसके आगे के फैक्टर्स फटाफट से आप लिखते चले जाओ कि कौन कौन सी वैल्यू कटेगी। 399 हो गया, उसमें 7 जोड़ो तो मेरे पास 406 हो गया, फिर 7 जोड़ो तो मेरे पास 413 हो गया। आपको इवन वाले लिखने की जरूरत नहीं है तो आप 14 14 जोड़ते चलो, फिर इसमें 14 जोड़ूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 427। तो कौन कौन सा कट गया है क्या इनमें से कोई, 413 है तो ये 7 से कट जाएगा, 427 है ये 7 से कट जाएगा, तो 2 और एलिमिनेट हो गए, बचे 6। 7 से मैंने चेक कर लिया, 11 से चेक करना है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता ही है, ओड प्लेसेस के डिजिट्स का सम माइनस इवन प्लेस के डिजिट्स का सम, वो 11 हो गया तो कट जाएगा। 7 माइनस 0 नहीं कटेगा, 407, 4 जमा 7 9, 11 माइनस 0 ये कट जाएगा 11 से, तो मेरे पास ये भी एलिमिनेट हो गया। ये नहीं होगा, ये 13 माइनस 1 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और कोई नहीं होगा, तो 11 से चेक कर लिया। आप 13 से चेक कर लो, 13 से चेक करेंगे अगेन मुझे फिर वही काम करना पड़ेगा। 13 से 401 को डिवाइड करके देखूंगा, अभी बचा हुआ है हमारे पास, तो 3 जा 39 और यहां पे बचेगा मेरे पास 11। अच्छा आप चाहो तो 401 में 2 को जोड़ दूं अगर मैं, क्योंकि यहां पे 11 बचा ना, नेगेटिव रिमाइंडर -2 है, तो 2 को जोड़ दूं तो मेरे पास कौन सी वैल्यू होगी जो 13 से कट जाएगी। आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर 13 ले लेता 1 तो -2 बचता, या -2 इधर जोड़ो तो 403, अगर 403 नंबर है वो मेरा 13 से कटता है तो ये कट गया। 403 के बाद वाली वैल्यू कौन सी होगी, 416 होगी, वो इवन चली जाएगी, छोड़ दो, फिर 13 जोड़ो तो 429 हो जाएगा, वो है नहीं ऑलरेडी, तो एक वैल्यू और कट गई मेरी 13 से चेक करने में, बाकी मैंने सारा चेक कर लिया। अब बारी आती है 17 से, अगेन 401 को 17 से काट के देखो तो 17 2 जा 34 बचेगा 61, फिर 61 काटूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 3 जा 51, 10 बचेगा, 10 घटा दो 401 में से तो 391 जो लास्ट वैल्यू है वो कटेगी, इसमें 17 जोड़ो तो मेरे पास 408, अब फिर 17 जोड़ो तो 425, फिर आगे बढ़ जाएगा, तो 17 से कटने वाला इनमें कुछ नहीं दिख रहा। फिर हम 19 से चेक करेंगे, नियरेस्ट नंबर 19 दूनी 38, 21 19 एकम 19, 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 399 मेरा 19 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 जोड़ूंगा तो 318, फिर 19 जोड़ूंगा तो मेरे पास 337, तो 19 का मल्टीपल भी यहाँ पे हम क्रॉस करके कोई नहीं मिला, तो ये भी चेक कर लिया। तो कौन कौन से नंबर्स मेरे पास फाइनली बचे, तो ये 401 हो गया, ये 409 हो गया, ये 400 बीच वाले तो पहले कट चुके, 419 और 421, ये 4 नंबर्स बचे, तो इसका आंसर होगा 4। अगर आपको 100% श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चन करने हैं तो इसका तरीका यही है, ठीक है। आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे आप इवन वाले तो आप इग्नोर कर सकते थे, जैसे 399 था तो मुझे पता है इसमें 19 जोड़ूंगा, ओड में ओड जोड़ूंगा तो इवन आएगा, तो आपको डायरेक्टली इसमें 38 वाले चेक करो ऐड करके, इसमें आपको 17 था तो डायरेक्टली 34 वाले चेक करो, इस तरीके से आप देख सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया, अच्छा सवाल था, ठीक। टाइम लेगा ये, एग्जाम में 3-4 मिनट 5 मिनट भी खा सकता है आपकी, तो बी कॉशियस व्हाइल सॉल्विंग दिस वन। एलसीएम एंड एचसीएफ, पता नहीं इस पे कंट्रोवर्सी क्यों, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है जो 6 साल पहले
मेरे ख्याल से सभी टीचर्स पहले भी पढ़ा चुके हैं ढंग से। कहता है एलसीएम ऑफ द नंबर्स, बता दो क्या होगा। जब भी मेरे पास नंबर पॉइंट में हो तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। पहले तो 12.5 को इंटू में 2 कर सकता हूं दोनों जगह, तो आप कहेंगे सर 25/2 हो जाएगा मेरे पास। और 0.05 है, या तो आप इसमें पॉइंट हटा के डिवाइडेड बाय 100 करो, फिर उसे लीस्ट फ्रैक्शन में करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। ऐसा मत कर देना 5/100 करके फिर फॉर्मूला वगैरह लगा दिया, वरना आप कहेंगे सर 5/100 कितना होता है, 1/20 होता है। हमें जो भी फ्रैक्शन लिखने हैं वो लीस्ट फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब आगे कटे ना। ठीक है, अब मेरे पास इसे मैं 1 लिख सकता हूं नीचे। इसका अगर एलसीएम बताना है तो एलसीएम होता है फ्रैक्शन का एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो मेरे पास एलसीएम ऑफ 5, 25 और 1 और एचसीएफ ऑफ 1, 2 एंड 20। मैंने अभी एमटीएस के बेस्ट क्वेश्चंस कराए थे, उसमें भी ये चीज बताई थी, फिर भी पता नहीं बच्चे कमेंट सेक्शन में गलत आंसर क्यों निकाल रहे थे, कहां से गलत गलत पढ़ के आ जाते हैं। मेरे पास अगर एलसीएम 2, 25 और 1 का निकालूंगा तो ये 25 आएगा। ठीक है, 25 सबसे बड़ा मान है जो ये तीनों काट सकते हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालूंगा 1, 2 और 20 का, तो 1 आएगा। तो 25 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा, एक ऑप्शन तो हम वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर। आप कहते हैं सर यहां पे अगर ये 3 चीजें मुझे दे रखी है तो जो मेरा एलसीएम होगा ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो गिवन नंबर से के बराबर या उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो 12.5 इसका और इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इनमें सबसे बड़ा है 12.5, तो मेरा आंसर 12.5 से बड़ा होगा ही होगा। तो 12.5 से बड़ा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है। अब बाकी तो आप ये देख सकते हो, देखो 5 से 12.5 कटेगा नहीं, तो मेरे पास यहाँ पे 12.5 भी एलिमिनेट हो गया। अब आंसर या तो 25 या फिर 125। अब कौन सी वैल्यू से कट जाएगा, पूरा का पूरा कटने के बाद इंटीजर मान मिलना चाहिए मुझे, ये एलसीएम का फंडा होता है। तो देखो 12.5 से 25 कट रहा है, 0.05 से भी काटूंगा, 25 डिवाइडेड बाई 0.05 इससे भी कट जाएगा, पॉइंट हटा 2 जीरो लगी। 5 से काटूंगा तो मेरे पास ये आ गया 500, तो इससे भी कट गया। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, जो तीनों से कट गया वो है 25, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यू कैन चेक दिस वे एज वेल। अगले सवाल पे चलता हूं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। 2 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के ठीक ठाक थे, इसमें भी बस सिली मिस्टेक बच्चे करके आ रहे थे, ध्यान से समझेंगे। कहता है कुछ पैसे डबल हो जाते हैं अपने आप के एक सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे 12 साल के अंदर, जब इंटरेस्ट को हम एनुअली बेसिस पे कंपाउंड करते हैं। तो कितने साल में ये, इन हाउ मेनी मोर ईयर्स, कितने और साल में ये अपने आप का 8 टाइम्स बनेंगे। तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर मेरे पास प्रिंसिपल मान लो ये पैसा है, ये अपने आप का कितना हो गया, 2 गुना हो गया, कितने टाइम के अंदर, 12 साल के अंदर। अब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मेरा किसका रहा, 2 का रहा। हमें कहां तक पहुंचाना है, 8 टाइम्स तक पहुंचाना है। तो आप कहेंगे सर अगले 12 साल में अब फिर से 2 गुना हो जाएगा जितना पहले था, तो 4p हो जाएगा। फिर 2 गुना करने के लिए 8p हो जाएगा। तो यहां पे जब 2 गुना 12 साल में हो रहा है तो यहां पे भी 12 साल और लगेंगे, और यहां पे भी 12 साल और लगेंगे। तो टोटल कितने साल और लग गए यहां से यहां तक पहुंचने में, तो 12 + 12 ये लग गए हमें 24 साल। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे 24 ईयर्स। कुछ बच्चे 36 मार्क करेंगे तो गलत हो जाएगा, वो स्टार्टिंग से 36 लगेंगे, लेकिन यहां से 24। इसी तरीके का एक और सवाल हमारे पास कहता है कुछ पैसे अपने आप का डबल होते हैं 10 साल में। तो डबल हो रहे हैं कितने में, 10 साल में। हमें बताना है अपने आप का 16 गुना होने में कितना और टाइम लगेगा। तो 2 गुना हुए, फिर 2, 4 आएगा, फिर 2 करूंगा 8 आएगा, फिर 2 करूंगा तो 16 आएगा। तो हर एक बार डबल होने में कितने 10 साल लग रहे हैं। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 3 साइकिल लगी तो 3 इंटू में 10 कितना हो गया, 30 ईयर। दिस इज द आंसर। एवरेज पे बेस्ड एक सवाल पूछा गया था, कहता है 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका एवरेज मुझे दे रखा है कितना, 36। स्मॉलेस्ट इन सब का, अगर स्मॉलेस्ट का 2 गुना ऐड कर दिया जाए इन सभी के लार्जेस्ट नंबर में, तो हमें बताना है जो सम होगा वो क्या हो। कैसे सोल्व करेंगे, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है मेरे पास तो उस केस में एवरेज क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एपी में होते हैं, तो जो मिडल वैल्यू होती है वही मेरी एवरेज होती है। तो अगर 13 नंबर है मेरे पास
ठीक है। तो मैं कहूंगा पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं बस। तो जो इनका मिडल नंबर होगा वही एवरेज कहलाता है। अगर मैं मिडल देखूं इसमें, तो मेरे पास मिडल नंबर कैसे निकालते हैं? अगर लास्ट टर्म मेरे पास ओड हो तो 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म मेरी क्या होगी? मिडल टर्म होगी। और मिडल टर्म क्या हो गई मेरे पास? सेवंथ टर्म हो गई। तो सेवन टर्म क्या है मेरे पास यहाँ पे? 36। तो यही क्या हो जाएगा मेरा? एवरेज हो जाएगा। कॉन्जुगेटिव नंबर है तो 6 टर्म आप निकालेंगे तो इनमें गैप कितने का होगा? 1 1 का होगा, 1 1 का गैप होगा सब में, है ना? तो मेरे पास 6 टर्म क्या आएगी? ऐसे 35 आएगी, ये 37 होगी, इस तरीके से चलेगा। अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट टर्म क्या होगी अगर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है? तो 1 से लेके 7 के जा रहा हूं, कितने गैप पड़ रहे हैं बीच में? 6 गैप पड़ रहे हैं। तो इसमें 6 घटा दो तो ये वाली वैल्यू आ गई 30। लास्ट टर्म पे जाना है, 13 माइनस 7 क्या होता है? 6 टर्म्स पड़ रही है बीच में, तो 6 जोड़ दो तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? मतलब 6 टर्म्स का गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 42 हो गई। फर्स्ट टर्म मिल गई, लास्ट टर्म मिल गई, तो ट्वाइस इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है बिगेस्ट टर्म, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 102। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? चलो आगे। परसेंटेज, एज और स्टेटमेंट बेस्ड कुछ सवाल है। सबसे पहला सवाल कहता है, ड्यू टू अ रिडक्शन ऑफ 6.25% इन द प्राइस ऑफ अ शुगर, अ मैन कैन बाय 1 kg मोर फॉर ₹120 रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द शुगर। बहुत ही सरल सवाल है। इसे डायरेक्ट वन लाइन मेथड से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप पूरा रेशियो निकाल के, प्राइस रेशियो, कंजम्पशन वगैरह सारी चीजें करके वैसे कर सकते हैं। देखो, जो खर्चा होता है मेरा वो किसके बराबर होता है? वो होता है प्राइस इंटू में क्वांटिटी, है ना? अगर मेरे पास एक्सपेंस सेम हो जाए तो हम कहते हैं प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। जितना पैसा बढ़ेगा उतनी क्वांटिटी हम कम खरीद पाएंगे, ठीक है, अगर सेम खर्चा करना है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। ठीक है, अगर एक्सपेंस को सेम करके करें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कहूँ कि यहाँ पे मैं प्राइस को कांस्टेंट कर दूं, क्या कर दूं? प्राइस को कांस्टेंट कर दूं, तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि एक्सपेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? क्वांटिटी। जो हम खर्च कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? क्वांटिटी का। ठीक है, अगर मैं क्वांटिटी को क्या कर दूं? कांस्टेंट कर दूं, तो मेरे पास एक्सपेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? ये तीन चीजें, तीन कंसेप्ट है। कोई सा भी कंसेप्ट लगा के हम अलग तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो सबसे डायरेक्ट तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का वो मैं आपको बता देता हूं। मैं कहता हूं कि अगर मैं यहां पे क्या करूं? क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दूं, क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दिया तो जितना मेरा प्राइस गिरेगा उतने ही मेरा एक्सपेंस भी क्या होगा? गिर जाएगा। सीधी सी बात है ना? क्वांटिटी कांस्टेंट कर दी। अब यहां पे हम क्या कर लेते हैं? मैं कहता हूं जितना पहले खरीदता था अगर अभी भी उतना खरीदे तो हुआ क्या? प्राइस अगर इतना कम मतलब प्राइस में अगर गिरावट इतनी की आएगी तो जो पैसा खर्च करना पड़ेगा उसे भी इतना ही कम करना पड़ेगा। तो कितना कम, अगर इतना कम पैसा खर्च करेगा तो कितना पैसा बच गया? आप कहेंगे सर 6.25% कम खर्च करा, तो इसका 6.25% कम खर्च होगा तो इतना ही बच जाएगा। 6.25% क्या होता है? 1/16 होता है। तो मैं कहूंगा मेरा पैसा क्या बचा? अगर मैं जितनी क्वांटिटी पहले खरीदता था उतनी ही खरीदता तो मेरा पैसा कितना लगता? 120 का 1/16, इतना पैसा बच जाता। 15/16 लगता, इतना मेरा क्या हो गया? सेविंग हो गई प्राइस कम होने की वजह से। और इस सेविंग में मैं क्या कर पा रहा हूं? मैं 1 किलो ज्यादा शुगर को खरीद पा रहा हूं। तो 1 किलो शुगर की नई कीमत के बराबर है, नई प्राइस पे खरीद पा रहा हूं ना 1 किलो शुगर, तो 1 इंटू में न्यू प्राइस ऑफ शुगर, ये इसके बराबर है। हमसे यही पूछा है कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या, मतलब न्यू प्राइस क्या है। तो सोल्व कर लो, आप 8 से काटोगे तो यहां पे आएगा 15 और 2, और सोल्व कर लूंगा तो 7.5।
तो ये वन लाइनर अप्रोच हो गई इस क्वेश्चन को करने की, मैंने क्वांटिटी को इक्वेट कर दिया। ठीक है, बेसिक अप्रोच भी मैं बता दूंगा, लेकिन आई होप ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। मैंने कहा जब प्राइस अगर 6.25% घटा, तो अगर मुझे क्वांटिटी सेम रखनी है तो कितने पैसे मेरे बच जाएंगे? आप कहेंगे सर 120 का 6.25% आपका बचेगा, 120 का 1/16 मेरे कितने रुपए बच गए? 7.5। अब इन 7.5 में क्या कर सकता हूं मैं? नई प्राइस से मैं 1 kg एक्स्ट्रा शुगर खरीद सकता हूं नई प्राइस की। तो 1 इंटू में न्यू प्राइस ये 7.5 के बराबर रख दिया, तो मेरे पास जो रिड्यूस्ड प्राइस आया नया वो आ गया 7.5। क्वेश्चन हो गया खत्म। बेसिक तरीका जो जनरली जो लोग करते हैं वो ये रहता है इस केस के अंदर कि हम एक्सपेंस को इक्वल करते हैं, एक्सपेंस को कांस्टेंट करते हैं। तो यहां पे खर्चा भी क्या हो रहा है, वो दोनों केसेस में हमारे पास क्या कर रहा है? 120 ही खर्च कर रहा है ना। तो मैं कहूंगा अगर एक्सपेंस कांस्टेंट हो गया तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। तो यहां पे ओल्ड रेशियो न्यू लेके कर लेते हैं कि हम कहते हैं सर प्राइस 6.25% गिरा, तो पहले 16 था तो अब एक भाग 16 कम हुआ तो कितना रह गया? 15। तो क्वांटिटी कितनी खरीद पाएगा? पहले अगर 15 खरीद पाता था तो अब 16 खरीद पाएगा। एक रेशियो किसके बराबर दे रखा है हमें? 1 किलो के बराबर ही दे रखा है। ठीक है, तो रेशियो हमारा क्या हो गया? इक्वेट हो गया, मतलब 15:15 को ही रिप्रेजेंट करेगा, 16:16 को। तो अभी वो कितना खरीद पा रहा है? 16 kg खरीद पा रहा है। तो 16 kg कितना यह खरीद पा रहा है? वो खरीद पा रहा है यहाँ पे 120 रुपीज का। तो मुझे बताना है 1 किलो का प्राइस क्या होगा नए वाला, न्यू पूछा है ना तो यहां से निकाल रहा हूं मैं। तो ये 16 से डिवाइड करोगे तो आपको 7.5 मिल जाएगा। ओल्ड पूछता तो मैं 120 को 15 से डिवाइड करता और यहाँ पे 120/15 ये वाली वैल्यू आ जाती 8। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक मेथड होता है करने का। आई होप ये मेथड भी आपको क्लियर है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल मेरे पास कहता है 2 क्लासरूम है ए और बी। अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट ए से बी में चले जाएं, अगर ए में 5 स्टूडेंट जाएंगे तो ए में 5 कम होंगे और बी में 5 बढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट बड़े ध्यान से लिखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए में तो 5 कम कर देते हैं, बी में 5 बढ़ाते ही नहीं, या बी में 5 बढ़ा देंगे, ए में 5 कम करेंगे नहीं, तो गलत हो जाता है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो बी के अंदर जो बच्चे हैं वो डबल हो जाते हैं ए के अंदर जो है। तो ए के अंदर जो है इसका डबल कर दिया, ये आ गए बी के अंदर बच्चे। अब कहता है एक स्टूडेंट अगर बी से ए में भेज दिया जाए, तो बी से एक स्टूडेंट घटाया और ए के अंदर भेज दिया, तो उस केस में उनमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो ये हो गया सेम। हमें बताना है कि इनिशियली बी के अंदर कितने बच्चे थे, तो बी का मान बताना है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल पुट करके सोल्व कर ले। आप कहेंगे सर यहाँ पे बी को क्या करना है? वेट, बी का मान निकालना है, तो सारी चीजें बी की टर्म्स में रख लो। तो ए किसके बराबर आ गया? b-2 के बराबर आ गया। यहां पे रख दूंगा b-2। तो आप देखेंगे ट्वाइस इंटू में b-7 इक्वल्स टू b+5। तो 2b-14 ये आ गया b+5। सिंप्लीफाई करेंगे, b इधर घटेगा तो b, और 14 + 5 ये हो जाएगा 19। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल पे चलता हूं। कहता है प्रेजेंट एज एक टीचर की 1/2 टाइम्स है सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज 2 स्टूडेंट्स। 6 साल के बाद जो रेशियो है टीचर की एज का किससे? दोनों स्टूडेंट्स की एज के सम से, वो होगा 6:5। तो हमें बताओ प्रेजेंट एज टीचर की क्या होगी? देखो टीचर और 2 स्टूडेंट की जो एज है उनके बारे में बात चल रही है। तो मैं एक काम करता हूं ना, 2 स्टूडेंट की एज को ए और बी अलग अलग नहीं मान रहा, मैं 2 स्टूडेंट की जो एज का सम है ना प्रेजेंट का, उसे मैं मान लेता हूं एस। ठीक है, और 2 लगा देता हूं जिससे कि मुझे याद रहे कि 2 लोगों की बात चल रही है। और प्रेजेंट एज ऑफ टीचर ये है, और ये मुझे कहता है कि ये किसके बराबर है? टीचर की एज 1/2 मतलब 3/2 है। तो इनकी एज का रेशियो ये हो गया। हमें टीचर की प्रेजेंट एज बतानी है, आगे कुछ कंडीशन दे रखी है। तो मैं इसे फिलहाल 3x मान लेता हूं, इसे 2x मान लेता हूं, चीजों को सिंप्लीफाई कर। 6 साल के बाद टीचर की एज क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 3x + 6 हो जाएगी। अच्छा, स्टूडेंट्स की एज क्या होगी? अब आप स्टूडेंट्स की अभी प्रेजेंट एज का सम है 2x, लेकिन जब मैं 6 साल आगे बढ़ जाऊंगा तो हर एक दोनों स्टूडेंट की एज 6 साल बढ़ेगी ना, तो 6 × 2 को ऐड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे।
तो इनकी एज का रेशियो ये हो गया, ये हमें दे रखा है 6:5। तो हमें बताना है प्रेजेंट एज ऑफ टीचर, मतलब 3x का मान हमें सोल्व करके निकालना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। आप कहेंगे सर ये 2x है, इधर मल्टीप्लाई होगा 12x, 5 इंटू 3 15x, 15 माइनस 12 मेरे पास बचेगा 3x। ये किसके बराबर आएगा? 6 2 जा 12, 6 जा 72, 5 6 जा 30, 72 माइनस में 30, ये बचेगा, ये आ गया 42। मुझसे 3x का ही मान पूछा था, तो ये वाला मान मेरा 42 आ गया और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी। चलें आगे। अगला सवाल प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का हमारे पास कहता है अगर हम 8 ऑरेंजेस को 40 रुपए का बेचते हैं तो कितने का लॉस होता है? 20% का। हमें बताना है 30 रुपीज का कितना बेचे जिससे कि हमें 20% का फायदा हो जाए ट्रांजेक्शन में। सिंपल तरीके से करेंगे बिल्कुल। 8 ऑरेंजेस 40 रुपए के हैं, तो एक ऑरेंज कितने का बेचा हमने? 40/8 का बेचा। ये एक ऑरेंज का क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 20% का। 20% का लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर कॉस्ट प्राइस को 100% मान ले तो ये 80% की बेच रहे हैं हम, तो ये 80% का मान इसके बराबर है, तो डिवाइडेड बाय 80, और 100% का निकालना है तो इंटू 100। तो ये हो गया मेरे पास क्या? कॉस्ट प्राइस 1 का। अब हमें इसे बेचना 20% के प्रॉफिट पे, तो इसे बेचेंगे हम 120% पे। तो मैं कह सकता हूं यहां पे 20% होता है 1/5, तो 6/5। ये हमने इस पे प्रॉफिट लगा दिया जो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। अब इस सेलिंग प्राइस पे कितने ऑरेंजेस बेचे हम? 30 रुपए के, हमें ये बताना है। तो यहां से सोल्व कर दो और अपना आंसर निकाल लो। कुछ तो काट ही सकते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, जैसे 8 से काटूंगा 5, 5 से ये 5 कट जाएगा, 6 से काटूंगा तो 5, 5 से ये 2, 2 से काटूंगा ये 4, तो लास्ट में मेरे पास क्या बचा? ये 4 उधर जाके 4। दिस इज द। चलें आगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक सवाल है हमारे पास, और आज की क्लास का आखिरी सवाल भी है। बहुत सिंपल सवाल है, ये सभी लोगों को पता है कैसे करते हैं। कहता है अगर बिना रुके चले गाड़ी तो ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अगर रुक रुक के चलती है तो इसे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो कितने टाइम वो ट्रेन रुकी, हमें ये बता दो। तो इसका डायरेक्ट टाइम होता है मेरे पास स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस माइनस स्पीड विद स्टॉपेजेस डिवाइडेड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस। ये हमें दे देता है कितने टाइम ट्रेन रुकी। अगर मैं यहां से देखता हूं तो 45 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 45, क्योंकि ये किलोमीटर हमारे पास जो यूनिट निकल के आती है, इसमें टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, तो ये आर में आएगा टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे 9/45, ये आ गया 1/5 आर, जिसे आर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट में कर लिख लूंगा मैं, और ये आ गया 12 मिनट। ये डायरेक्ट तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है। बाकी देयर कैन बी वेज जिसे एक्सप्लेन किया जा सके इस चीज को कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं। बिना रुके चल रही है तो 45 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 45 किलोमीटर चलेगी 1 आवर के अंदर, ठीक है। रुक रुक कर चलेगी स्टॉप्स के साथ, तो वो चल रही है यहाँ पे 36 किलोमीटर 1 घंटे के। कितने किलोमीटर कम चली 1 घंटे के अंदर? अगर मैं 1 घंटे में पूछा ना कितना रुकी, तो 1 घंटे में कितने कम किलोमीटर चली? आप कहेंगे जब रुक रुक कर चल रही है तो 9 किलोमीटर कम चली। अच्छा 9 किलोमीटर, क्योंकि एक्चुअल स्पीड तो उसकी यही है कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ना एक्चुअली में, तो लेकिन रुक रुक कर चल रही है जिसकी वजह से कुछ ब्रेक्स लिए होंगे, तो उसने क्या करा? 9 किलोमीटर की दूरी कम तय करी। 9 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में कवर करती है ट्रेन? तो आप कहेंगे सर जब बिना रुके चल रही थी तो 45 की स्पीड थी, तो 9 किलोमीटर 45 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 9 डिस्टेंस हो गया, स्पीड होगी 45, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये आ गया मेरे पास टाइम, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सोल्व करें तो ये आर में आएगा टाइम 1/5 आर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 12 मिनट, ठीक है। ये इसके पीछे का छोटा सा कंसेप्ट हो गया। अगर आप जानना चाहें तो ये इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस सोल्व करके हमें टाइम मिल जाता है। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी
चीजें समझ आई होगी एग्जाम में कैसे कम टाइम में कर सकते हैं, क्या कंसेप्ट होते हैं उसके पीछे। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आपको लगता है कि मैं आपको सही तरीके से सही चीजें पढ़ाता हूँ, तो आप मुझसे कंप्लीट तैयारी आरबी के साथ कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, सीजीएल मेंस तक आपकी मदद करेंगी। तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, ये सारे एग्जाम तो कवर्ड होंगे ही ऑलरेडी। रेलवे के एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो रेलवे के एग्जाम का भी कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा क्लासेस करने के बाद आप ना कर पाए। ऑफिसर बैच में मेरे साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सब कुछ आपको पूरा बेसिक टू हाई लेवल कवर कराया जाएगा। इसकी आप कंप्लीट तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। सारी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह इस तरीके से मिलती है जिससे कम से कम टाइम में आपकी तैयारी हो जाए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी अवेलेबल है, इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन। आपसे यहीं बदल लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।